अध्याय 1 अलौकिक का दरवाज़ा खोलना। जैसे ही वसंत समाप्त हो रहा था और गर्मियों की पहली झलक आ रही थी, जून 2007 की एक विशिष्ट रविवार दोपहर जो पहली बार में सामान्य लग रही थी, अन्ना के लिए कुछ भी लेकिन सामान्य साबित हुई। सामने के कमरे से फ्रेंच दरवाजे खुले थे और पतले सफ़ेद पर्दे बगीचे की सुगंध के साथ हवा में हल्के से तैर रहे थे। सूरज की रोशनी दरवाज़ों से चमक रही थी और अन्ना के कमरे में आराम से फैल रही थी। बाहर पक्षियों का मधुर कलरव और बच्चों की खेलने कूदने की दूर की आवाज़ पड़ोस के स्विमिंग पूल से आती हुई अन्ना सुन सकती थी। अन्ना की 12 साल की बेटी कमरे में सोफे पर लेटी थी, एक किताब पढ़ रही थी और उसकी 16 साल की बेटी सीधे उसके बगल में बैठकर गा रही थी। जो उसने बजाया था, अन्ना एक मनोचिकित्सक और एक प्रमुख मनोरोग संस्थान के बोर्ड सदस्य के रूप में काम करती थी, जिसकी कमाई प्रतिवर्ष 10 मिलियन यूरो से अधिक थी। वो अक्सर सप्ताहांत पर या छुट्टियों में अपने पति के साथ मुनाफे वाले रियल एस्टेट में कारोबार करती थी, और आज भी वो ऐसा ही एक दिन था। वो अपनी लाल चमड़े की कुर्सी पर बैठ के एक जर्नल में लेख लिख रही थी। बेचारी अन्ना नहीं जानती थी कि जो कुछ भी पूरी दुनिया के लिए सही लग रहा था, वो कुछ ही मिनटों में एक डरावनी रात में बदल जाएगा। अन्ना ने थोड़ा विचलित महसूस किया, ये जानते हुए भी कि उसका ध्यान पूरी तरह से उस सामग्री पर केंद्रित नहीं था जिसका वो अध्ययन करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने कागज और पेन नीचे रख दिए और अचानक हैरान होकर सोचने लगी कि जब उसके पति बाहर थे तो वो इतनी सुबह ही नहाकर क्यों आ गई थी। बिना बताए कि वो कहाँ जा रहा था, वो बहुत पहले ही चला गया था। आगे बढ़ने पर उसने ये मान लिया था कि वो बस चला गया होगा। बच्चों ने बताया था कि उनके पिता ने उन्हें अलविदा कह दिया था, हर किसी को एक बड़ा गले मिलना दिया था और पीछे छोड़ते समय उन्हें कई बार कॉल करने की बात कही थी। उसने उसे अपने सेलफोन पर कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ तो निश्चित रूप से गलत था। सुबह 3:30 बजे दरवाजे की घंटी बजी और जब अन्ना ने सामने का दरवाज़ा खोला तो सामने 2 पुलिस अधिकारी खड़े थे। क्या आप मिसेस विलियम्स हैं? अधिकारियों ने पूछा कि क्या वे अंदर आ सकते हैं और बात कर सकते हैं, जैसा कि उन्हें निर्देशित किया गया था। चिंतित और थोड़ा भ्रमित होकर उसने सहमति व्यक्त की। उन्होंने उसे खबर दी कि आज सुबह उसके पति ने शहर की सबसे ऊंची इमारतों में से एक से कूदकर आत्महत्या कर ली है और वो गिर गए हैं। अन्ना और उसके 2 बच्चों को गहरा सदमा लगा और वे परेशान हो गए। अन्ना ने तुरंत सांस लेना बंद कर दिया और जैसे ही उसके फेफड़ों में हवा भर गई, वो स्तब्ध रह गई। कुछ देर के लिए उसका शरीर जड़ यानी कि फ्रोजन हो गया। कुछ ही देर में उसका सदमा तीव्र दर्द में बदल गया और एक साथ उसकी रीढ़ की हड्डी से नीचे तक दर्द का एक खोखला एहसास हुआ। उसके गर्दन और कंधे तनावग्रस्त हो गए, क्योंकि अन्ना ने जुनून के साथ उन विचारों से भागने की कोशिश की जो उसके दिमाग में दौड़ रहे थे। हार्मोन का तनाव उस पर हावी हो गया था। अन्ना अब सर्वाइवल मोड में थी। हार्मोन तनाव पर कैसे हावी होते हैं? एक विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तनाव वो है जो हमें जीवित रखता है। जब हम कोई खतरा महसूस करते हैं जिसका सामना न कर सके या जिस पर नियंत्रण न कर सके, तो हमारे शरीर का एक प्राचीन और सहज ज्ञान वाला हिस्सा सक्रिय हो जाता है, जिससे हमारी तंत्रिका तंत्र तनाव के लिए एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा की प्रतिक्रिया को जुटाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से कहें तो शरीर स्वचालित रूप से इस पर कूद पड़ता है, संसाधनों को जुटाता है जिसकी उसे वर्तमान खतरे से निपटने के लिए आवश्यकता होगी। हमारे पुतले फैल जाते हैं ताकि हम बेहतर देख सकें। हृदय गति और श्वसन दर बढ़ जाती है ताकि हम दौड़ सकें, लड़ सकें या छिप सकें। अधिक ग्लूकोज रक्त प्रवाह में छोड़ा जाता है ताकि अधिक ऊर्जा उपलब्ध हो, और रक्त प्रवाह मस्तिष्क और अंदरूनी अंगों से हमारी मांसपेशियों में चला जाता है। ये सब कुछ सेकंड में और हमारी आंतरिक अंगों से शुरू होता है ताकि हम जल्दी से नए खतरों को समझ सकें। प्रतिरक्षा प्रणाली डायल अप हो जाती है और फिर नीचे चली जाती है, क्योंकि एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करने का एक तरीका प्रदान करते हैं ताकि हम खतरों का सामना कर सकें या उनसे भाग सकें। परिसंचरण हमारे तर्कसंगत फोरब्रेन से हट जाता है और इसके बजाय हमारे सहज हिंड ब्रेन में केंद्रित हो जाता है। इसलिए हमारे पास रचनात्मक रूप से सोचने और तुरंत प्रतिक्रिया करने की क्षमता कम होती है। तनाव की आवश्यकता को नज़रअंदाज करने से हमारे पूर्वजों की कई पीढ़ियों को खतरे में डाल दिया होता। सभी जीव लंबी अवधि के तनाव के अल्पकालिक उभारों से निपटने के लिए बने हुए हैं। जब खतरा खत्म हो जाता है तो शरीर सामान्य रूप से संतुलन की अवस्था में लौट आता है, जिससे इसकी ऊर्जा का स्तर, हृदय गति और अन्य क्रियाएं सामान्य सीमा में लौट आती हैं। लेकिन जब तनाव समाप्त नहीं होता है और घंटों, दिनों, महीनों या वर्षों तक भी बना रहता है, तो कोई भी मानव या पशु प्रकृति लंबे समय तक बढ़ी हुई आपातकालीन स्थिति में रहने के लिए जीवन का साधन नहीं जुटा सकती।
हमारे बड़े दिमागों और दिमाग के एक बड़े हिस्से के कारण हम हमेशा उन समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं जिनका हम सामना नहीं कर रहे हैं, और इस तरह तनाव हार्मोन के कैस्केड को केवल सामान्य विचार या सामान्य चिंता के साथ शुरू करते हैं। हम उन सभी परिचितों या चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता है, जो एक अप्रत्याशित भविष्य की ओर ले जाती हैं। ऐना को हर दिन तनाव का अनुभव होता था, और ये बार बार होता था। उसने एहसास किया कि उसने कभी भी उस अंतर को नहीं जाना जो वास्तविक जीवन की घटना ने उसकी तनाव प्रतिक्रिया उत्पन्न की, और उस घटना की याद जो उसने अपने मन में बार बार दोहराई। ऐना बार बार उसी केमिकल रिएक्शन का उत्पादन कर रही थी जो वास्तविक जीवन की घटना से उत्पन्न हुई थी। वो उस तनावपूर्ण घटना को बार बार घटित कर रही थी। बाद में वो उस घटना को अपने दिमाग में बार बार महसूस करती रही। उसकी याददाश्त और उसका शरीर भावनात्मक रूप से अतीत के तनावपूर्ण अनुभवों को महसूस कर रहा था, कम से कम प्रतिदिन 100 बार। उसने अनजाने में ही अपने दिमाग और शरीर को अतीत में रहने के लिए कंडीशन कर लिया था। हमारे संवेग रसायनों को रिकॉर्ड करते हैं अतीत के अनुभवों की प्रतिक्रिया के रूप में। हमारे न्यूरॉन नेटवर्क में व्यवस्थित होकर जानकारी प्राप्त करते हैं और भेजते हैं। जब वे एक मैट्रिक्स में जम जाते हैं तो मस्तिष्क एक भावना पैदा करता है जिसे हम पहचानते हैं जब हम सोचते हैं कि हम कैसा महसूस करते हैं। जितना मजबूत भावनात्मक क्वांटम यानी एनर्जी ऑफ इमोशन जो एक घटना के दौरान उत्पन्न होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उतना ही मजबूत भावनात्मक परिवर्तन हमारे आंतरिक रसायन में होता है। जब हम एक महत्वपूर्ण बाहरी परिवर्तन पर ध्यान देते हैं, उदाहरण के लिए जब हम किसी को घूरते हैं या स्वाद लेते हैं जो बाहर बदल रहा है, तो ये हमारे और बाहर की दुनिया के बीच एक तस्वीर लेता है। इसलिए किसी घटना की स्मृति एक तरह से न्यूरोलॉजिकली दिमाग में ब्रांडेड हो जाती है, और वही स्मृति हमारे शरीर में जम जाती है, ठीक उसी तरह से जैसे ऐना के लिए हुआ था। विभिन्न प्रकार के लोग या वस्तुएं किसी विशेष समय और स्थान पर एक साथ मौजूद अनुभव की रचना करते हैं, जिसे हम एक होलोग्राफिक इमेज के रूप में याद करते हैं। इसलिए अनुभव मस्तिष्क में न्यूरल सर्किटरी में एम्बेडेड हो जाते हैं, और यही वो तरीका है जिसे हमारा शरीर भावनाओं में जमा हो जाता है। दूसरे शब्दों में, जब हम एक दर्दनाक घटना का अनुभव करते हैं तो हमें उस घटना से जुड़ी भावनाओं के सर्किटरी में न्यूरोलॉजिकली सोचने की आवश्यकता होती है, और यही वो जगह है जहां हम अटक जाते हैं, दिमाग और शरीर एक हो जाते हैं। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, ऐना ने नकारात्मक भावनाओं की एक भारी खुराक महसूस की। भयानक उदासी, दर्द, शिकार होना, पछतावा, दोष, निराशा, शर्म और अविश्वास, और वो सब भावना वास्तव में उसके पूरे अस्तित्व में बस गई। घृणा, निराशा, परित्याग, सदमा, भय, चिंता, अत्यधिक काम करना, क्रोध, असहायता, शक्तिहीनता, अलगाव, अकेलापन, निराशा और विश्वासघात। ऐना को लगातार भावनाओं के इन सभी नकारात्मक पहलुओं का अनुभव होता रहा, जिसने उसके जीवन के भीतर एक ऐसा मानसिक जीवन बना दिया जो उसने बाहर की दुनिया से कभी नहीं सीखा। उसने खुद के बारे में सोचना बंद कर दिया, क्योंकि भावनाएं हर दिन उसके द्वारा महसूस किए गए अतीत के रिकॉर्ड की तरह हैं। वो अतीत के बारे में जितना ज्यादा सोचती थी, उतना ही हर दिन भावनाओं की खुराक महसूस करती थी। एक मनोचिकित्सक के रूप में उसने भावनात्मक और बौद्धिक रूप से ये समझा कि लोग पीड़ित क्यों हैं, लेकिन उसकी सारी अंतर्दृष्टि उसके दुख को खत्म नहीं कर पाई। लोगों को उसकी असली पहचान के बजाय उसे एक व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर दिया गया जिसने अपने पति को खो दिया है, और वो उसकी नई पहचान बन गई। जब भी कोई उससे उसके पति के बारे में पूछता था तो वो अतीत की कहानी बताती थी, हर बार उस दर्द को महसूस करते हुए। वो हर समय इन्हीं भावनाओं को महसूस करती रही। ऐना अपने मस्तिष्क और शरीर में उन्हीं सर्किट्स को सक्रिय करती रही और अपनी भावनाओं को पुनः उत्पन्न करती रही। हर दिन वो उसी तरह सोचती, काम करती और महसूस करती जैसे अतीत में उसने किया था। और चूंकि हम सोचते, काम करते और महसूस करते हैं, यही हमारी व्यक्तित्व है। ऐना का व्यक्तित्व पूरी तरह से उसके अतीत द्वारा बनाया गया था। जैविक दृष्टिकोण से वो अनजाने में बार बार अपने पति की आत्महत्या के नकारात्मक पहलुओं को दोहरा रही थी, और ऐना कभी ये नहीं समझ पाई कि क्या हुआ था। एक सर्पिल नीचे की ओर, अ डाउनवर्ड स्पाइरल बिगिंस। ऐना अपने निजी काम को और आगे नहीं बढ़ा पाई और उसे छुट्टी लेनी पड़ी। उस दौरान उसे पता चला कि उसके पति की एक सफल मातृका थी जिसने उनके लिए काफ़ी पैसे खर्च किए थे। उसे कुछ महत्वपूर्ण कर्ज चुकाने थे और उसके पास शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। वो भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से भी जवाब देने लगी थी। उसका दिमाग वृत्त में घूम रहा था, लगातार सवालों से भर गया था। मैं खुद की देखभाल कैसे करूंगी? ये हमारे बच्चों पर कैसे असर करेगा? अगर मेरे पति ने हमें इस तरह से छोड़ दिया है तो मैं भविष्य में अपने आप पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ? मैं एक खुश पत्नी कैसे रह सकती थी जब वो इतना नाखुश था? क्या मैं एक पत्नी के रूप में विफल रही?
वो मुझे जानता था, फिर भी वो मुझे और मेरे बच्चों को इतना दुख देने का प्रबंधन कैसे कर सकता था। ये निर्णय उसके विचारों में गहराई से उतर गए। उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए थी और उसे इस वित्तीय गड़बड़ी में छोड़ देना चाहिए था। वो जानता था कि वो अपने बच्चों को प्यार करता है। उसने मेरे लिए कोई संदेश क्यों नहीं छोड़ा? उसने मेरे लिए एक संदेश तक नहीं छोड़ा। उसे पता था कि यह मुझे और बच्चों को छोड़ देगा। इन विचारों से एक मजबूत भावनात्मक प्रभार पैदा हुआ जिसने उसके शरीर को और भी प्रभावित किया। लगभग 9 महीने बाद 21 मार्च 2008 को ऐना सोकर उठी और कमर के नीचे लकवाग्रस्त थी। कुछ ही हफ्तों के भीतर डॉक्टर उसे व्हीलचेयर तक ले गए, जिसका निदान न्यूराइटिस था, उसके परिधीय तंत्रिका तंत्र की सूजन। कई परीक्षणों के बाद भी डॉक्टर समस्या का कोई भी शारीरिक कारण नहीं ढूंढ पाए। उन्हें यकीन था कि ये एक ऑटोइम्यून स्थिति थी। उसका प्रतिरक्षा तंत्र उसकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में सुरक्षात्मक परत पर हमला कर रहा था, जिससे लकवा हो रहा था और उसके पैर नियंत्रित नहीं हो रहे थे। वो अपनी मूत्राशय को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी और उसके पैरों या जांघों में कोई भावना या नियंत्रण नहीं था। जब लड़ो या भागो तंत्रिका तंत्र चालू होता है और लगातार चालू रहता है, तो पुराने तनाव की स्थिति में शरीर अपनी सारी ऊर्जा बाहरी वातावरण से खतरा समझने पर खर्च करता है। इसीलिए शरीर के पास अंदर के वातावरण के लिए यानी मरम्मत, देखभाल और मरम्मत की प्रक्रिया के लिए ऊर्जा नहीं बचती। एक पुरानी बीमारी के निरंतर खतरे के कारण शरीर अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग बाहरी वातावरण से निपटने के लिए करता है, न कि आंतरिक वातावरण में विकास और मरम्मत के लिए। शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कम हो रहा था। बार बार आंतरिक संघर्षों के कारण अन्ना का प्रतिरक्षा तंत्र उस पर हमला कर रहा था। उसके शरीर में दर्द और पीड़ा शारीरिक रूप से प्रकट हो गई थी, जो उसने अपने दिमाग में भावनात्मक रूप से महसूस किया था। संक्षेप में, अन्ना खुद को वापस उसी जगह पर फंसा हुआ महसूस कर रही थी जहां वो पहले थी। वो आगे नहीं बढ़ सकती थी और उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। अगले 6 सप्ताह तक अन्ना के डॉक्टरों ने सूजन को कम करने के लिए डेक्सामेथासोन और अन्य कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स की भारी खुराक से उसका इलाज किया। अतिरिक्त तनाव और उन दवाओं के प्रकारों के कारण वो ले रही थी जो प्रतिरक्षा प्रणाली को और कमजोर कर सकते थे, उसने एक आक्रामक जीवाणु संक्रमण यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी विकसित किया, जिसके लिए उसके डॉक्टरों ने उसे भारी खुराक में एंटीबायोटिक्स दिए। 2 महीने बाद अन्ना अस्पताल से घर आ गई और चलने के लिए वॉकर और बैसाखी का उपयोग करती थी। वो अभी भी अपना बायां पैर हिला नहीं सकती थी और चलना बहुत मुश्किल लगता था। वो अपने पेट को भी नियंत्रित नहीं कर सकती थी। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, इस नई स्थिति से अन्ना के पहले से ही उच्च तनाव स्तरों में इजाफा हो रहा था। उसने अपने पति को खो दिया था, उसे अपने बच्चों की देखभाल करनी थी और उसे अपना घर भी खोना पड़ा था। वो भावनात्मक और आर्थिक रूप से पंगु थी और वो मदद के लिए अपनी माँ के पास रहने चली गई। अन्ना एक भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक खंडहर थी और यद्यपि वो सबसे अच्छे डॉक्टरों और प्रतिष्ठित अस्पतालों के नवीनतम दवा उपचारों से गुजर रही थी, फिर भी वो बेहतर नहीं हो रही थी। 2009 तक अपने पति की मृत्यु के 4 साल बाद उसे नैदानिक अवसाद का पता चला, इसलिए उसने और भी दवाई लेना शुरू कर दिया। नतीजतन अन्ना का मूड क्रोध से पीड़ा की तरफ और पीड़ा से निराशा में बढ़ता रहा। भावनाओं के कारण उसका व्यवहार कुछ हद तक अतार्किक लगने लगा। पहले वो सभी के साथ आसानी से दोस्ती कर लेती थी, लेकिन अब उसके सबसे छोटी बेटी के सिवाय कोई नहीं था। फिर उसे अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ संघर्ष करना पड़ा। आत्मा की काली रात। इस बीच कई और शारीरिक समस्याएं सामने आने लगीं और अन्ना की यात्रा और भी दर्दनाक हो गई। उसके मुंह में श्लेष्मा झिल्लियां इतनी बड़ी हो गई कि वो उसके अन्न प्रणाली के ऊपरी हिस्से में फैल गईं, जिसके परिणाम स्वरूप एक और ऑटो इम्यून बीमारी जिसे इरोसिव लाइकन प्लैनिस कहा जाता है। इसके इलाज के लिए उसे अपने मुंह में कॉर्टिकोस्टीरॉइड मलहम और ज्यादा दवाएं लेनी पड़ी। इन नई दवाओं के कारण अन्ना का लार का उत्पादन रुक गया। वो ठोस भोजन नहीं खा पाती थी, इसलिए उसने अपना वजन बहुत कम कर लिया। अन्ना एक ही समय में 3 प्रकार के तनाव, शारीरिक, रासायनिक और भावनात्मक के साथ जी रही थी। 2010 में अन्ना ने खुद को एक अक्रियात्मक रिश्ते में पाया, जिसमें एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उसे और उसके बच्चों को मौखिक रूप से गाली दी, शक्ति के खेल खेले और बहुत ध्यान की मांग की। उस व्यक्ति ने उसे अपनी नौकरी, अपनी संपत्ति और अपनी सुरक्षा की भावना भी खो दी। तनाव का स्तर लगातार बढ़ता गया।
उसके अल्सर शरीर में फैलने लगे, जिसमें उसके श्लेष्मा झिल्लियां और फिर उसके अन्न प्रणाली शामिल थी। उसका प्रतिरक्षा तंत्र पूरी तरह से खराब हो गया था और अब वो कई अलग अलग त्वचा की स्थितियों, भोजन एलर्जी और वजन की समस्याओं का अनुभव कर रही थी। उसे खुली रक्त हसरावी और विकसित हुई दिल की बीमारी भी थी, जिसके लिए डॉक्टरों को ये मान लेना पड़ा कि ये जन्मजात थी, क्योंकि वो बचपन से ही दिल की धड़कन रुकने की समस्याओं से पीड़ित थी। कई अलग अलग त्वचा की समस्याओं, भोजन एलर्जी और वजन की समस्याओं का अनुभव कर रही थी। फिर उसने पेट की समस्याओं का सामना करना शुरू कर दिया और दिल में जलन विकसित हुई, जिसके लिए डॉक्टरों ने उसे और अधिक दवाएं दी। अन्ना ने अक्टूबर में अपने घर पर एक छोटा मनोचिकित्सा अभ्यास शुरू किया। वो सुबह में 2 सप्ताह के लिए केवल कुछ ग्राहकों को देख पाती थी जब बच्चे स्कूल जाते थे। सप्ताह में 3 दिन। दोपहर में वो बहुत थक जाती थी और इतनी बीमार हो जाती थी कि वो बच्चों के स्कूल से लौटने तक बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उस समय तक उसे कोई ऊर्जा नहीं बची थी और वो घर को ठीक करने के लिए बहुत कमज़ोर थी। अन्ना मुश्किल से किसी से मिलती जुलती थी। उसका कोई सामाजिक जीवन नहीं था। उसके शरीर में और उसके जीवन में सभी परिस्थितियां लगातार उसे याद दिलाती रहती थीं कि चीज़ें कितनी बुरी थीं। उसने स्वतः ही हर किसी और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी सोच अराजक थी और संतुलन में नहीं थी। वो खुद को इतना उत्तेजित नहीं कर सकती थी कि उसका दिल 1 मिनट में 100 धड़कनों से अधिक धड़के। अक्सर जब वो अत्यधिक पसीना बहाती थी और हाँफने लगती थी तो वो पूरे दिन और रात को अपने बिस्तर पर एक बड़ा दर्द महसूस करती थी। अन्ना रात के सबसे काले हिस्से से गुजर रही थी। वो अपनी शादी को लेकर बेहद दुखी थी। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा सकती थी और उसने आत्महत्या करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। उसने सोचा, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर ये सब जनवरी 2011 में समाप्त हुआ। अन्ना के पीठ में अन्न प्रणाली का कैंसर, एक ट्यूमर मिला। बेशक इस खबर ने अन्ना के तनाव के स्तर को काफ़ी बढ़ा दिया। डॉक्टरों ने एक अत्यधिक ज़बरदस्त कोर्स कीमोथेरेपी का सुझाव दिया। किसी ने भी अन्ना को भावनात्मक और मानसिक तनाव के बारे में नहीं पूछा। उन्होंने बस शारीरिक बीमारी का इलाज करने की कोशिश की, लेकिन अन्ना का तनाव कम नहीं हुआ और ये बंद नहीं हो सका। ये आश्चर्यजनक है कि ऐसा कई लोगों के साथ क्यों हो सकता है। एक सदमे या उनके जीवन में किसी आघात के कारण वे कभी भी उन संबंधित भावनाओं और उनके जीवन को फिर से नहीं बनाते हैं। वे कभी भी उन संबंधित भावनाओं को नहीं छोड़ते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य और उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यदि कोई लत ऐसी चीज़ है जिसे आप रोक नहीं सकते हैं, तो ये वस्तुनिष्ठ रूप से अन्ना जैसे लोगों जैसा लगता है। बीमारी के कारण शरीर में कई तनाव को दूर करना पड़ता है। तनाव के हार्मोन जैसे एड्रेनलिन का तेज बहाव मस्तिष्क और शरीर को उत्तेजित करता है, जिससे ऊर्जा का तेज प्रवाह होता है। कुछ समय में वे इन रसायनों और इन स्थितियों के आदी हो जाते हैं और लोग अपने जीवन में अपने शरीर के भीतर के वातावरण को फिर से बनाते हैं, उसी ऊर्जा के तेज प्रवाह को बनाए रखने के लिए जिसका उन्होंने एहसास किया था। विज्ञान ये मानता है कि जब वो तनावपूर्ण भावनात्मक तनावों का उपयोग करती है तो आनुवंशिक बटन दबते हैं जो बीमारी पैदा करते हैं। इसलिए यदि अन्ना लगातार अपने विचारों से अपने शरीर में परेशानियां बदल रही थी और तनाव के हार्मोन इतने शक्तिशाली थे, तो वो अपने स्वयं के विचारों से बीमारी पैदा करने की आदी हो गई थी। अन्ना ने कीमोथेरेपी शुरू करने पर सहमति जताई, लेकिन अपने पहले सत्र के बाद भी बच्चों के स्कूल जाने के बाद एक दोपहर अन्ना ने फर्श पर भावनात्मक और मानसिक रूप से टूटने का अनुभव किया। उसने आखिरकार नीचे को छुआ। उसे आखिरकार पता चला कि वो इस प्रणाली के तहत जीवित नहीं रह पाएगी और या तो मर जाएगी या बिना किसी माता पिता के अपने बच्चों को छोड़ देगी। उसने मदद के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। वो जानती थी कि उसके दिल में कुछ ऐसा था जिसे बदलने की ज़रूरत थी। उसने ईमानदारी और समर्पण में मार्गदर्शन, समर्थन और एक रास्ते की तलाश की, ये वादा करते हुए कि यदि उसकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया जाता है तो वो अपने जीवन के बाकी के हिस्से के लिए कृतज्ञ और दूसरों की मदद करने में खुश होगी।